हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम कैसे हैं आप सभी? रोजगार विद संदीप श्रीवास्तव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों, जहां पे हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। और आज की क्लास में हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिकल के बारे में या प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल सभी को नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने का काम मैं करूंगा आपके साथ। और इसी हिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ना शुरू करेंगे आपका प्री हिस्टोरिकल के बारे में। प्री हिस्टोरिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है आपका प्री हिस्टोरिकल और किस तरह की बातें एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, उनके ऊपर हम बात करेंगे। प्री हिस्टोरिकल जैसे आप लोग कहेंगे प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल हम कहेंगे। सबसे पहला पार्ट के अंदर ये होता है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल, जो ज्यादा आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्री हिस्टोरिकल क्या है, तो दोस्तों ये वो काल है जिसके अंदर ना कोई लिपि थी, इसमें ना लिपि और ना लिखित साक्ष्य मिले, वो आपका जो है प्रागैतिहासिक काल होता है। और इसी के बारे में हम चर्चा करनी होगी कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बात करें दोस्तों, अगर इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है तो वो मिलती है सारी जानकारी पत्रों से। और पत्रों से जो जानकारी मिलती है दोस्तों, इसीलिए इस काल को हम लोग नाम से बुलाते हैं। और दोस्त इसी को आप लोग पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे कि सर प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम लोग पत्रों का इतिहास पढ़ेंगे और ये पत्थर दोस्त आपको बोलकर बताएंगे कि इस समय में इन चीजों का यूज हुआ करता था। यहाँ पर जिस पर नाम के याद थे, यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया या फलक का प्रयोग किया, वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पाषाण काल दोस्त पढ़ेंगे या स्टोन एज की बात करने वाले हैं। दोस्त पाषाण काल की बात करें तो ये पाषाण काल क्या होता है? तो सर ये हमारा पत्थरों का काल होता है। तो दोस्त पत्थरों का जो काल होता है, इसी को आप क्या बोलते हो? पाषाण काल बोलते हो। काल को आप लोग एरा बोलते हो, इसीलिए पत्थरों का यूज करेंगे। पाषाण काल की बात करें दोस्तों, याद रखना पाषाण काल के जो पिता माने जाते हैं, पाषाण काल के जो जनक माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। पाषाण काल के पिता का जनक आपसे पूछा जाता है तो आंसर करेंगे सर, उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्रूस हुड। तो वही व्यक्ति हुआ करते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस हुड। और ये रॉबर्ट ब्रूस हुड जो है, इन्हीं को इसका पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है, कोई कारण होगा। तो याद रखेंगे कि सर रॉबर्ट ब्रूस हुड वो व्यक्ति थे जिन्हें 30 मई 1863 को सबसे पहली बार तमिलनाडु के अंदर, कहां पे दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर एक जगह है आपकी जिसका नाम है मद्रास। और मद्रास के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पल्लावन। याद रखेंगे तमिलनाडु के मद्रास में पड़ने वाले पल्लावन नामक स्थान पर सबसे पहली बार यहाँ एक हैंडेक्स मिली थी, जिसे आप लोग हाथ कुल्हाड़ी बोलते हो। और इसी हाथ कुल्हाड़ी की जब उन्होंने खोज करी तो इसीलिए क्या कहलाई, तो सर ये कहलाते पाषाण काल के पिता या पाषाण काल के जनक। पाषाण काल के पिता आपसे पूछ ले, जनक आपसे पूछ ले तो आंसर करेंगे सर वो हमारे रॉबर्ट ब्रूस हुड कहलाते हैं। उसको कहते हैं रॉबर्ट ब्रूस हुड वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, तो इन्हें इसका पिता कहा गया, ये इसका जनक कहा गया पाषाण काल का। इसी पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सर पाषाण काल में हमारी कौन सी चीजें होंगी, इनको हम लोग बांट पढ़ने का काम करेंगे। साथ ही पाषाण काल को हम आगे फिर डिवाइड करेंगे। और पाषाण काल के अंदर हम 3 प्रकार के काल करेंगे। पाषाण काल में सबसे पहला काल हमें पढ़ना होगा, इस काल का नाम होता है दोस्तों पूरा पाषाण काल। सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो होगा पूरा पाषाण काल। इंग्लिश में आप लोग पेलियोलिथिक के नाम से जानते हो, पेलियोलिथिक। दूसरा इसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, इसके नाम से आप लोग जानेंगे। और तीसरा जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा आपका नव पाषाण काल, जिसे आप लोग नियोलिथिक के नाम से जानेंगे। अब ये 3 प्रकार का काल है, इसे 3 भागों में क्यों बांटा गया उसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल रॉबर्ट ब्रूस हुड का। अब वो 3 भाग कौन-कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे लोग लिखते चलना, उसको प्रॉपर मैं बाइनरी लिख रहा हूं, बाइनरी लिख चलना, इन्हीं को बार-बार रिवाइज करना, उसके बाद लोग इसको क्वेश्चन लाना, पूरा नोट्स हमारे अपने आप क्या हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये बेटा, इतना मैं जैसे जैसे चीजें लिख रहा हूं इनको ऐसे कैसे छापते चलना, हमारे नोट्स में साथ साथ होते जाएंगे। पूरा पाषाण काल की बात करूं दोस्तों, इसका टाइम पीरियड हमें नहीं पता शुरू कहां से हुआ, लेकिन अननोन टाइम पीरियड है। और अननोन से रिलेटेड इसका टाइम पीरियड जो है वो आपका 8000 बीसी रहेगा। अब मेसोलिथिक की बात करूं दोस्तों, इसका टाइम पीरियड जो है वो 8000 बीसी से शुरू होकर 4000 बीसी रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड होगा। और नियोलिथिक की बात करूं, इसका टाइम पीरियड जो है वो 4000 बीसी से शुरू होगा और दोस्तों 2500 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। तो ये दिन आपको टाइम पीरियड याद रखना है। अब इनको हम पढ़ेंगे दोस्तों पूरा पाषाण काल के अंदर कैसे चीजें शुरू होगी और किस प्रकार से धरती पर मनुष्य आएगा। धरती पर मनुष्य आया क्या वो उनके रूप में आया, क्या वो मनुष्य के रूप में आया, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इनके बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में मनुष्य का विकास। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मनुष्य का इस धरती पर विकास कैसे हुआ था, किस प्रकार मनुष्य जो है इस धरती पर आया था, जब वो धरती पर आया तो वो किस तरह से चीजों में आगे बढ़ता हुआ चला, उसके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैसे मनुष्य का विकास होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मनुष्य के विकास की बात करता हूं, याद रखना इस आज से लगभग कितने 10 लाख साल पहले, आज से लगभग 10 लाख साल वर्ष पूर्व इस धरती की बात करता हूं। यहाँ पे आपके क्या थे, तो यहाँ पे नर मानव क्या थे। और ये नर मानव इन्हीं को ही प्राइमेट्स कहा जाता है। याद रखेंगे सर ये धरती जब शुरू हुई थी, धरती की शुरुआत के अंदर सबसे पहले नर मानव आए थे जिन्हें हम लोग प्राइमेट्स बोलते हैं। या दोस्तों इन्हीं को ही आप लोग किस नाम से जानते हो, तो सर इन्हें हम लोग चिंपैंजी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये नर मानव जो थे ये दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर रखते थे, इन्हें किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं था। जब इन्हें ज्ञान नहीं था दोस्तों तो ये किस तरह से चीजों को करेंगे। याद रखेंगे कि सर इस काल के अंदर मनुष्य का जो विकास हुआ था, मनुष्य का विकास हुआ था और वो ज्ञानी मानव को बना था। तो आप मुझे ये किस काल के अंदर मनुष्य जो ज्ञानी हो गया, भाई ज्ञानी हो गया तो ज्ञान होगा, ज्ञानी मानव को किस नाम से बुलाया गया, तो आंसर करेंगे सर ये जो ज्ञानी मानव था इसे होमो सेपियंस कहा जाता है। क्या कहता है होमो सेपियंस। आप हो चाहे मैं हूं, हम लोग किस जाति से संबंधित हैं, तो दोस्तों हम होमो सेपियंस जाति से संबंधित हैं। और ज्ञानी मानव से होमो सेपियंस आ गया दोस्तों, ये ज्ञानी मानव किस काल में आया था, तो सर आज से 30 से 40000 साल पहले, 30 से कितना दोस्तों 30 से 40000 वर्ष पूर्व जो है आपका ये मनुष्य जो है अस्तित्व में आया था, जिस चीजों का ज्ञान हुआ। आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है ये मनुष्य की जाति कौन सी है, तो आंसर करेंगे सर ये होमो सेपियंस है। दोस्त अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो भारत में इसके साक्ष्य नहीं मिले। तो दोस्तों पूरे भारत में साक्ष्य नहीं मिलते हैं इन ज्ञानी मानवों के या इन नर मानवों के, तो भारत में साक्ष्य नहीं पाए गए। तो सर इनके बारे में कैसे पता चलता है, तो इनके किसी नर मानव के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन हमें साक्ष्य मिलते मानव कपि के। अगर आपसे पूछे बताइए भारत में मानव कपि के साक्ष्य कहां से मिले, क्या आपसे बताइए भारत में मानव कपि के, मानव कपि मनुष्य के रूप में था, तो भारत में मानव कपि के साक्ष्य कहां से मिले, तो आंसर करेंगे मानव कपि के साक्ष्य में भारत में मिलते हैं, वो मिलते हैं आसाम से, मिलते हैं आसाम से। और आसाम से जो मिलते हैं वो थे सवेत गिरनु, क्या नाम था, तो आंसर करेंगे सबसे पहले जो मिलते हैं वो सवेत गिरनु में मिलते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि भारत में मानव कपि के साक्ष्य कहां से मिले, तो आंसर करेंगे वो मिलते हैं यहीं से। ठीक है, अब बात करेंगे कि मनुष्य में मानव कपि के साक्ष्य मिले जो आसाम से मिले। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके बारे में इस मनुष्य के पहले प्रमाण में मिलते हैं, तो दोस्तों अब बात करेंगे मानव के भारत में प्रमाण, मानव के भारत में प्रमाण या भारत में साक्ष्य। और मानव के भारत के अंदर साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, वो मिलते हैं आपके नर्मदा नदी घाटी से। तो भारत के अंदर साक्ष्य मिलते हैं, मिलते हैं नर्मदा नदी घाटी से दोस्तों प्राप्त होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे इस पूरा पाषाण काल के बारे में। और इस पूरा पाषाण काल के अंदर जो चीजें हमें साथी इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बात करेंगे अब ये पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीजें इसमें आई थी और 3 चीजों के कारण यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे पूरा पाषाण काल। चीजों को ढंग से पढ़ते चलिए और प्रॉपर तरीके से आप लोग पहले नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ जैसे क्लास होती है तो साथ में प्रिपेयर करिए, पहले से इनके नोट्स को फिर इनको शाम को रिवाइज करिए, जब आपकी क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद इसको रिवाइज करिए और दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देने होंगे। पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, याद रखेंगे इस पूरा पाषाण काल के अंदर क्या होता है। याद रखेंगे इस काल के अंदर मनुष्य का जीवन जो था, मानव जीवन ऐसे था। इस काल के अंदर मनुष्य का जो जीवन था दोस्तों वो ऐसे था, मनुष्य को किसी भी चीज का इस काल के अंदर ज्ञान नहीं था। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि सर इस काल की बात करें तो मानव जो है मनुष्य जो था बेटा वो क्या था, तो सर मानव जो था वो खाना बदोश हुआ था। क्या था वो, खाना बदोश। मेरे साथी खाना बदोश वो लोग होते हैं जो खाने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। और ये मनुष्य जो था धरती पर आया था तो किसी चीज का ज्ञान नहीं था और ये जगह जगह भटकता था, जो जगह जगह भटकेगा उसे खाना बदोश कहा जाता था। तीसरा पॉइंट अगर मैं चर्चा करूं इसके बारे में दोस्तों तो आप याद रखेंगे कि सर पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो इस काल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इस काल को हम लोग शिकारी या बेटा इसे हम लोग खाद्य संग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाद्य संग्रह, क्योंकि मनुष्य इस काल में बेटा चीजों का शिकार करके अपना पेट भरेगा और बेटा इसके अंदर वो खाने वाली चीजों को इकट्ठा करेगा और उनको इकट्ठा करके वो पास रखेगा ताकि वो बाद में खा सके, इसलिए शिकारी व खाद्य संग्रह कहा जाता है। अगर बात करें इस काल की बात, याद रखना इस काल में मनुष्य को किसी चीज का ज्ञान नहीं था और ज्ञान नहीं था तो वो कहां पे रहता था, तो आंसर करेंगे सर मनुष्य जो है वो गुफा में रहता था। इस काल के अंदर मनुष्य को किसी चीज का ज्ञान नहीं था, वो गुफा में रहता था। और दोस्त आप याद रखना इस काल की बात करूं तो इसी काल के अंदर क्या होगा, सर इस काल में मनुष्य कच्चा मांस खाता था। कैसा मांस खाता था, तो सर इस काल में मनुष्य का कच्चा मांस खाया जाता था और कच्चा मांस खाकर अपना पेट भरता था। इस काल के अंदर वो जो है पौधों के अंदर जो क्या थी, कंदमूल हुआ करती थी, कंदमूल वह जड़ों को खाता था।
क्योंकि किसी का ज्ञान नहीं था उसके सामने जो भी चीज आएगी वो सारी चीजें खाने का काम देगा। तो गुफाओं में वो रहता था, अच्छा खमास होता था, राइकन मूल और को खाया करता था, उसका पेट भरता है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं होता, तो आपको जिंदगी मुश्किल हो जाती है, आपको याद रखनी होगी। अगर हम बात करें कि इस काल के अंदर मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसी काल के अंदर मनुष्य ने आग की खोज करी थी, आग की डिस्कवरी करी थी। अगर इस काल में उसने आग का आविष्कार जरूर किया, लेकिन इस आग को कंट्रोल कैसे करते हैं वो उसे पता नहीं था, क्योंकि इसके साथ घटना जाती है, इसके कारण से पता चल गया कि ये आग है, लेकिन उस आग को कंट्रोल कैसे करते हैं वो नहीं समझ पाया था। तो आपको याद रखना होगा इस काल में आग का आविष्कार हुआ। इसी काल की बात करता हूं तो याद रखिए, इस काल के अंदर जो मनुष्य हुआ करता था, इस मनुष्य के द्वारा जो है वो सेल चित्रकारी शुरू की जाती है, क्या शुरू की जाती है? तो इस काल के अंदर मनुष्य ने सेल चित्रकारी की शुरुआत की। अब ये सेल चित्रकारी होती है, इन्हें आप लोग केव पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हो, इन्हें आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? तो इन्हें इंग्लिश में हम लोग केव पेंटिंग्स बोलते हैं। और इसी काल के अंदर मनुष्य ने केव पेंटिंग्स की शुरुआत करी, और ये केव पेंटिंग्स हमने कहां से ली? तो इन्हें आप लोग जानते हो भीमबेटका के नाम से। तो दोस्तों इन्हीं को आप क्या बोलते हो? तो सर इन्हीं को बोलते हैं भीमबेटका की गुफाएं। साथ ही इस भीमबेटका की गुफाओं से आपके एग्जाम में अच्छी बात पूछेगा। अब इन भीमबेटका की गुफाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भीमबेटका की गुफाएं क्या क्या है और कहां से किस बारे में वो आपसे पूछेगा, ठीक है? तो हम बात करेंगे कि भीमबेटका की गुफाएं जो है दोस्तों वो कहां से मिली थी? तो सर ये जो है ये हमें मिली थी रायसेन जिले से। तो आपको बताएगा भीमबेटका की गुफाएं साथ ही कहां से मिली, तो आंसर करेंगे सर ये रायसेन जिले से मिली थी। और ये रायसेन जिला कहां पे पड़ता है? तो आंसर करेंगे सर ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, ठीक है? दूसरा पॉइंट आपको बताएगा ये महाभारतकालीन गुफाएं भी कहलाती है, तो इसका दूसरा नाम आपको दिया जाएगा। और इसका दूसरा नाम था वो था महाभारतकालीन गुफाएं। इनका दूसरा नाम क्या था? तो आंसर करेंगे इनका दूसरा नाम महाभारतकालीन गुफाएं था। इन्हीं को महाभारतकालीन गुफाएं भी कहा जाता है। दोस्तों बताएगा भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने करी थी? तो भीमबेटका की गुफाएं थी, इनकी खोज है वो 1957 के अंदर की जाती है, और 1957 एंड 1958 के अंदर इनकी खोज है वो करते हैं श्रीधर विष्णु वाकणकर। बहुत बड़ा नाम है ये, और आपको याद रखना होगा इस श्रीधर विष्णु वाकणकर वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई, और इनकी खोज है वो 1957 एंड 1958 के अंदर की जाती है, इनकी भीमबेटका की। और याद रखिए दोस्तों इन भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 के अंदर 3000 के अंदर वर्ष 2003 के अंदर क्या जाता है? सर इन्हें यूनेस्को में शामिल किया जाता है। आपको बताएगा तो ये यूनेस्को में शामिल किस वर्ष की गई? तो दोस्तों आप आंसर करेंगे सर इन्हें जो है वर्ष 2003 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया। बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। क्लियरली सर यहाँ पर इन्हें जो है शामिल 2003 में भीमबेटका से क्वेश्चन सारे एग्जाम के बारे में चेक करनी होगी आपको, ठीक है? अब बात करें तो इसी पूरा प्रश्न काल की बात करता हूं। तो इस काल के अंदर मनुष्य ने पत्थरों का औजार बनाना शुरू किया था, और मनुष्य ने पत्थरों से क्या बनाए थे? तो आंसर करेंगे सर इसी काल में मनुष्य ने पत्थरों से औजार बनाए थे, और पत्थरों से औजार बनाए गए, लेकिन यहाँ पर किस पत्थर का उपयोग किया था? तो आंसर करेंगे सर यहाँ पर उसने क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग करते थे? तो आंसर करेंगे क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रयोग में 3 के द्वारा किया था, ठीक है? तो ये बात आपको याद नहीं है, इस मनुष्य ने सबसे पहली बार पत्थरों से औजार भी इस काल के अंदर बनाए थे, अच्छा औजार बनाए थे। तो दोस्तों किस पत्थर के प्रयोग से बनाए थे? तो आंसर करेंगे क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रयोग करके यहाँ पे औजार बनाए थे। यहाँ तक सारी बात क्लियर है, ओके पूरा ये हमारा पूरा प्रश्न काल है, जिसके बारे में दोस्तों आपको याद रखना होगा। हर एक बात महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण बात को आप लोग दिमाग के अंदर सेट करना, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं इनके बारे में, इस क्वार्टजाइट पत्थर के बारे में। सही क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग मनुष्य ने किया था, लेकिन क्वार्टजाइट पत्थर में कहां से मिला था? तो आप आंसर करेंगे सर पत्थर जो मिला था ये सोहन नदी घाटी से मिला था। आंसर करें तो सोहन नदी घाटी से मिला, इस पत्थरों के साक्ष्यों के बारे में हमें पता है। और लास्ट पॉइंट याद रखेंगे इसी के अंदर, और लास्ट पॉइंट का ये होगा कि सर इस काल की बात करते हैं तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग के क्या शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके में मिलते हैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके में किस काल मिलते हैं? तो दोस्तों आंसर करेंगे सर ये हमें पूरा प्रश्न काल के अंदर मिलते हैं। तो ये पूरा पूरा प्रश्न काल है, और इस एग्जाम में पूछेंगे, इनको आप जबरदस्त तरीके से दिमाग में सेट करना, इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों पूरा प्रश्न काल तो हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पे, और अब यहाँ से हमारा शुरू होता है मध्य प्रश्न काल। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस बारे में मध्य प्रश्न काल के बारे में। तो अब हम साथ ही यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में मध्य प्रश्न काल के बारे में। इस मध्य प्रश्न काल की बात करेंगे, इसमें क्या चीजें होंगी इनके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रश्न काल की बात करेंगे, याद रखना इस काल के अंदर जो मनुष्य था वो समझदार हो गया था, मनुष्य समझदार हो जाएगा तो क्या करेगा? तो आंसर करेंगे सर मनुष्य ने इस काल के अंदर तीर कमान का प्रयोग शुरू कर दिया। किसका? याद रखना इस काल में मनुष्य ने तीर कमान का प्रयोग शुरू कर दिया। अब आप जानवरों को मारने के लिए पत्थरों के साथ अब इन पत्थरों को क्या करता था? आगे से नुकीला करता था, नुकीला करने के बाद वो इनको धारी बनाता था, फिर वो तीर चलाता था ताकि उसी जगह पे लगे और लड़ने में वो घायल हो जाता था, बाद में आसानी से मार देता था, मारने के बाद उसको कच्चा ही खा जाता था। तो तीर कमान का प्रयोग किया। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे सर इस मध्य प्रश्न काल की बात करते हैं तो इस काल में मनुष्य का और विकास हुआ, विकास हो गया तो उसने पत्थरों का आकार छोटा कर दिया। तो दोस्त याद रखिए इसी काल के अंदर पत्थरों का आकार क्या होता है? तो छोटा हो जाता है। दोस्त जब पत्थरों का आकार छोटा हो गया तो इसी को एक नाम दिया जाता है, और वो होता है माइक्रोलिथ। इसे हम क्या बोलते हैं? तो सर इसे हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो जिस काल के अंदर पत्थरों का आकार छोटा हो गया इसी को नाम दिया, सर इसे हमने माइक्रोलिथ नाम देने का काम किया। अगर दोस्त मैं बात करूं इस मध्य प्रश्न काल की, तो इस मध्य प्रश्न काल के अंदर आप याद रखेंगे इस युग को आप लोग पशुपालन युग भी बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो? तो इस युग को आप लोग पशुपालन युग बोलते हो, क्योंकि इस काल के अंदर मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया था। और आपको पता चलेगा इस पशुपालन युग के अंदर मनुष्य ने पशुपालन किया था, और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो पहला पॉइंट याद रखना पशुपालन के साक्ष्य। आपसे पूछेगा कहिएगा भारत में पशुपालन के साक्ष्य में कहां से मिले? तो आंसर करेंगे सर भारत के अंदर पशुपालन के साक्ष्य दो जगह से मिले। एक तो मिलते हैं बागों से, कहां से मिलते हैं दोस्त? तो आंसर करेंगे बागों से। ये बागों नाम स्थान है दोस्त राजस्थान के अंदर, और दूसरा जो मिला था तो वो मिले थे आदमगढ़ से। दोस्त ये आदमगढ़ जो है वो कहां पे आपका? तो आंसर करेंगे ये उत्तर प्रदेश के अंदर। वैसे ही बिल्कुल नाम रखो, अगर यहां पे साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के वो दो जगह से, बागों से मिलते हैं, दूसरे आदमगढ़ से। बागों राजस्थान के अंदर है और आदमगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछेगा जब मनुष्य ने यहां पे पशुपालन किया तो सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया? तो सबसे पहले जो पालतू बनाया जाता है वो कौन सा जानवर था? तो सबसे पहला पालतू जानवर आपसे पूछा जाएगा। तो आंसर करेंगे सर सबसे पहला पालतू जानवर जो था वो कुत्ता हुआ था। कौन था? कुत्ता। याद रखेंगे मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो आंसर करेंगे सर कुत्ते को बनाया गया। सर मनुष्य ने कुत्ते को पालतू क्यों बनाया था? क्या कुत्ता दूध देता है? क्या कुत्ता खाली करता है? किस कारण से मनुष्य ने इसे पालतू बनाया था? वैसे ही मनुष्य शिकार करता था, शिकार करने के बाद ये जो है उसके अंदर से मांस होता था, खाने लायक था, उसको खा लिया करता था, लेकिन बाद में ये जानवर की चर्बी हुआ करती थी, या उसकी त्वचा हुआ करती थी, या उसकी हड्डियां हुआ करती थी, इन हड्डियों को ये फेंकने का काम करता था, और कुत्ते उसकी गंध से सूंघते हुए इसके पास पहुंचते थे, और वो बेटा इन चीजों को क्या खाते थे। तो मनुष्य को बात पता चला कि ये जानवर जो है उसके द्वारा जो चीजें भेजी गई है कि बेटा इन चीजों को क्या करता है? खा लेता है। अब खाने के कारण एक तो वहां पर क्या होगी? कीटाणु होंगे, कीटाणु होंगे, इससे दुर्गंध नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, दूसरा से बीमारी नहीं होगी, तीसरा बेटा उसे पता चला कि इस जानवर को साथ करने से उसे अलग से खाना नहीं खाना, क्योंकि वो चीजें खुद खाएगा, वही चीजें बची हुई उसको दे जाएगी, वो खा लेगा। इसलिए मनुष्य ने सबसे पहले किसी जानवर को पालतू बनाया था, तो वो आपका कुत्ता हुआ करता था। ये नोट्स बनाने हैं वो मैं जैसे लिखते जा रहा हूं, वैसे वैसे सेम टू सेम नोट्स आपको कॉपी में छापने का काम करना होगा, और बाद में रिवीजन करना है। नोट्स में कुछ नहीं करना आपको, जैसे जैसे मेरी क्लास में लिखता जा रहा हूं ऐसे ऐसे आप लोग छापते चलिए, माना अगर आपने प्रॉपर सेम टू सेम मैसेज लिए तो आपके नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से करोगे, इसके बाद आप लोगों को रिवाइज करना है। जरूरी है रिवीजन, आप लोग नोट्स को बहुत करना है, लेकिन रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है? तो ये आपको सारी सारी यहां पर याद रखनी होगी। इस मनुष्य ने पशुपालन किया, और पशुपालन के साक्ष्य बागों राजस्थान से, और दूसरा आदमगढ़ उत्तर प्रदेश में मिले थे। साथ ही याद रखना पहला पालतू जानवर जो है वो कौन सा बनाएगा? तो आप आंसर करेंगे सर कुत्ता था, ये आपका बनाएगा, ठीक है? अब इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि सर यहां पर मनुष्य ने और क्या काम किए होंगे। तो साथ ही इस काल की बात करूं तो इस काल के अंदर मनुष्य के मानव काल के साक्ष्य मिले थे। तो आपको बताएगा ये मानव काल के साक्ष्य सबसे पहली बार हमें भारत में कहां से मिले? तो आंसर कंगाल का तो एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आपसे पूछता है, तो आंसर करेंगे सर वो मिले थे साई नाश से। आंसर दोस्तों तो आप आंसर करेंगे सर वो साक्ष्य में साई नाश मिले। सर ये साई नाश कहां पे है? तो आप आंसर करेंगे सर प्रतापगढ़ के अंदर है, और दोस्तों प्रतापगढ़ नाम की जो स्थान है ये उत्तर प्रदेश के अंदर आपका पड़ता है। साथ ही इस काल के अंदर मनुष्य और समझदार हुआ, और समझदार हुआ इसीलिए मनुष्य के द्वारा क्या काम किया जाएगा? तो आंसर करेंगे कि सर इस काल के अंदर मनुष्य जो है इसके द्वारा यहां पे मिट्टी के बर्तन बनाए गए। तो आपको बताएगा इस काल के अंदर मनुष्य ने मिट्टी से बर्तन बनाना सीखा। तो इसी काल में मिट्टी से बर्तन बनाने सीखे थे। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल के अंदर। दोस्त ये बात आपको यहाँ याद रखनी होगी। सर इसी काल में मनुष्य समझदार हुआ, समझदार मनुष्य ने मिट्टी से बर्तन बनाने का काम शुरू कर दिया। दोस्त मिट्टी से क्या किया? बर्तन बनाए। तो आपको बताएगा ये साक्ष्य में कहां से मिले? तो आंसर करेंगे सर मिट्टी से बर्तन बनाए थे, इसके साक्ष्य मिले थे प्रयागराज से। साथ ही ये प्रयागराज कहां पे है? तो आंसर करेंगे जहां कुंभ का मेला लगता है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ दिमाग में सेट करनी होगी इस मध्य पाषाण काल के बारे में। साथ ही यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, उसका पॉइंट लिखेंगे कि सर इस काल में सबसे ज्यादा हड्डी व सींग से, इस काल में सबसे ज्यादा हड्डी व सींग से औजार बनाए गए। तो इस काल के अंदर सबसे ज्यादा जानवरों की हड्डियों का प्रयोग कर और उनके सिंगों का प्रयोग करके औजार बनाए गए, क्योंकि सींग होते हैं वो उनके लिए होते हैं, उनके लिए हुआ करते थे। इसी का प्रयोग करके मनुष्य ने क्या बनाना शुरू किया? तो आप आंसर करेंगे उसने औजार बनाना शुरू किए थे, और इससे लोगों का आसानी से शिकार करता था, शिकार करता था, तो क्या उसके लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक चीज हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे नोट करेंगे। साथ ही अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के लास्ट पॉइंट की। मध्य पाषाण काल की बात करूंगा तो इस काल के अंदर आपको प्रमुख स्थल याद रहेंगे, प्रमुख स्थलों की बात करूंगा तो यहाँ पे आप लोग नाम याद रखेंगे। आपको बताइए मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा था? तो इसका जो प्रमुख स्थल था वो रहा था कौन सा? दमदमा। और ये दमदमा नामक स्थल कहां पे है? तो आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर है, और ये जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल हुआ करता था, ठीक है? तो ये दमदमा कहां से है? तो आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश में, और इस प्रकार का था तो ये मध्य पाषाण कालीन हुआ करता था। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे आपके नव पाषाण काल यानी के बारे में हम बात करेंगे।
तो यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे आपके नौ प्रश्न काल के बारे में। साथ ही नौ प्रश्न काल की बात करें इसका टाइम पीरियड हमारा वो साथ ही 4020 होगा और 2520 का दोस्त इसका टाइम पीरियड रहेगा। तो 4020 से लेकर 2520 तक टाइम पीरियड है वो नौ प्रश्न काल में चलेगा। और जब मैं बात करूं नौ प्रश्न काल के बारे में तो आप याद रखेंगे सर इस नौ प्रश्न काल के अंदर मनुष्य का पूर्ण विकास होता है। इस काल के अंदर जो मनुष्य था वो पूर्ण रूप से समझदार हो गया था। तो मनुष्य का पूर्ण विकास हुआ। तो मनुष्य का पूर्ण विकास जो है कौन से काल के अंदर होता है? तो आप आंसर करेंगे मनुष्य का पूर्ण विकास होता है तो वो इस काल के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको याद यहाँ पे करना होगा। अगर साथ ही बात करूं नौ प्रश्न काल की तो याद रखेंगे इस नौ प्रश्न काल के अंदर मनुष्य ने अपना जो जीवन था इसे क्या किया था? याद रखेंगे चित्र किया था और इसीलिए मनुष्य ने यहाँ पे स्थायी निवास को अपनाया। साथ ही याद रखेंगे मनुष्य ने यहाँ स्थायी निवास को अपनाया। तो आपको पता चलेगा किस काल के अंदर मनुष्य ने स्थायी जिंदगी को अपनाया था। तो दोस्त आंसर करेंगे सर वो नौ प्रश्न काल के अंदर क्या था? और साथ ही नहीं सबसे पहले बेटा तीर जो है वो नहीं सबसे पहले जो जाट क्या था वो एक हैंडेक्स थी वो एक हाथ को लाड़ी थी। ठीक है, वो एक हाथ को लाड़ी हुआ थी। अगर बात करें नौ प्रश्न काल के बारे में तो ये भी याद रखेंगे कि मनुष्य ने इस काल के अंदर कृषि की शुरुआत करी थी। और आप सोचिए ये कृषि की शुरुआत इस काल के अंदर की जाती है। मेरे साथ आंसर करेंगे इसी काल के अंदर जो उसने कृषि की शुरुआत करी थी। दोस्त पूछा जाएगा बताइए जब उसने कृषि की शुरुआत करी तो कृषि के साक्ष्य में कहां से मिलते? तो दोस्तों आंसर करेंगे सर कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं मेहर में। कहां मिलते हैं दोस्तों? तो आप आंसर करेंगे सर कृषि के साक्ष्य में मेहर से मिलते हैं। सही मेहर कहां पे है? तो आंसर करेंगे ये मेहर जो है बलूचिस्तान में कहां पे है? सही बलूचिस्तान के अंदर। अगर साथ ही बलूचिस्तान कहां पे पड़ता है? तो आंसर करेंगे सही पाकिस्तान में। सर मनुष्य ने कृषि की शुरुआत करी थी यहां पर किस खेती की शुरुआत होता है? तो आंसर करेंगे मनुष्य के द्वारा सबसे पहली बार गेहूं और जौ की खेती की जाती है। इसकी खेती की जाती है गेहूं और जौ की। अगर आप बोले बताइए सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल सबसे पहली फसल कौन सी मानी जाती है? तो आंसर करेंगे जौ। मनुष्य ने सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सी फसल जो उगाई थी? सबसे प्रथम फसल जो थी वो जौ आपकी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? जो मनुष्य ने सबसे पहले जौ जो है इसका उपयोग किया। बिल्कुल हाँ इसी काल के अंदर आपकी जो है ये खोज हुई थी। पहले कृषि के बारे में बात करेंगे। कृषि की शुरुआत हुई थी उस काल के अंदर यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं पाकिस्तान से। अगर मैं बात करता हूँ इस काल के अंदर तो आपसे पूछेंगे भारत में चावल के साक्ष्य पहले खेती की बात करेंगे तो भारत के अंदर चावल के साक्ष्य में कहां से मिलते हैं? मेरे आंसर करेंगे सर भारत में चावल की खेती के साक्ष्य भी नौ प्रश्न काल में मिलते हैं। तो जो खेती के साक्ष्य में मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? तो आंसर करेंगे सही साक्ष्य जो है ये हमें मिलते हैं कहां से? तो सर ओल्डी हवा से। कौन सी जगह वो? तो आंसर करेंगे सही जगह का नाम है वो है ओल्डी हवा। अगर तो ओल्डी हवा पे है तो आंसर करेंगे सही ओल्डी हवा नाम स्थल जो है ये प्रयागराज के अंदर है। अगर ये प्रयागराज कहां पे आपका? आंसर करेंगे सही उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला पॉइंट ये होते हैं तो ये भारत में चावल की खेती के साक्ष्य किस स्थान से मिले? मेरे तो आंसर होगा वो होगा ओल्डी हवा। ओल्डी हवा जो कहां पे है? तो आप आंसर करेंगे सही प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है जहां से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे इसके बारे में इसी नौ प्रश्न काल के बारे में। नौ प्रश्न काल के बारे में आपको पॉइंट ये लगेंगे कि सर नौ प्रश्न काल के अंदर मनुष्य और समझदार हुआ मनुष्य ने बेटा पहिए का आविष्कार भी किया। मनुष्य ने इसी काल के अंदर दोस्त आविष्कार किया था। तो आंसर करेंगे सर इस काल के अंदर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। दूसरा पॉइंट में साथ ही इसी काल में मनुष्य ने आग को नियंत्रित किया था। इसके अंदर क्या किया था? तो आंसर करेंगे सर मनुष्य ने इस काल के अंदर आग को नियंत्रित किया था। यानी आग को कैसे कंट्रोल किया जाए वो पता चला था और इसने आग को नियंत्रित भी इसी काल में किया। और इसी काल के अंदर वो क्या था? तो आंसर करेंगे बेटा मेहर के ब्रेक में बलूचिस्तान नाम था बलूचिस्तान। ठीक है, तो इस काल के अंदर मनुष्य ने क्या किया? आग को नियंत्रित कर लिया था और नियंत्रित करने के साथ साथ उसने जो है यहाँ पर मांस को पकाना शुरू किया था। मांस को पकाकर वो मनुष्य क्या करेगा? खाना शुरू कर देगा। ये सारी बातें दोस्तों आपकी नौ प्रश्न काल के बारे में जो आपको यहाँ दिमाग में सेट करनी होगी। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे तो बात आपको याद रखनी होगी। इस नौ प्रश्न काल की जब हम बात करते हैं तो इस नौ प्रश्न काल के अंदर क्या होगा? मनुष्य आपका समझदार होगा। समझदार होगा तो कैसे मनुष्य क्या करेगा? यहाँ पे आंसर करेंगे इसी काल के अंदर मनुष्य के द्वारा अब जो है यहाँ पर चीजों में और ज्यादा सुधार किया जाएगा। सुधार करेगा तो वो अपने खुद की बनाएगा घर भी बनाएगा। लेकिन बेटा जब यहाँ पर मनुष्य मरता है तो मरने के साथ उसके साथ कुत्ते को बनाया जाता है। और आपसे यही प्रश्न पूछेगा तो ये एक तो गत निवास के साक्ष्य एक तो पूछेगा ये गत निवास के साक्ष्य गत निवास का अंडरग्राउंड और गत निवास के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें कहां से मिले? वैसे आप आंसर करेंगे वो हमें बुद्ध होम और गुप्त काल से मिलते हैं। बेटा आप आंसर करेंगे ये जो साक्ष्य मिलते हैं ये बुद्ध होम व गुप्त काल से मिलते हैं। सही बुद्ध होम और गुप्त काल कहां पे है? वैसे आप आंसर करेंगे जम्मू और कश्मीर के अंदर है। लेकिन दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा तो ये मानव के साथ कब पूछेगा? ये मानव के साथ या मानव की अस्थियों के साथ अस्थियां तो हड्डियां यहाँ पर बहुत बोलते हो मानव की अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां कहां से मिली थी? बेटा कुत्ते की अस्थियां तो मनुष्य के मरने के साथ उसके साथ कुत्ता भी बनाया था। मनुष्य की अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां हड्डियां हैं इनके जो साक्ष्य मिलते हैं वो भी कहां से मिलते हैं? तो आंसर करेंगे सर ये हमें बुद्ध होम से मिलते हैं। तो आंसर करेंगे सर वो हमें बुद्ध होम से मिलते हैं। तो बुद्ध होम के साथ दूसरी जगह भी आपको याद रखना गुप्त काल। तो ये गुप्त काल नाम स्थल कहां पे आपका? तो आंसर करेंगे सर गुप्त काल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में कहां पे है? जम्मू और कश्मीर के अंदर जहां से अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां मिली और साथ ही दूसरा यहाँ से गत निवास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सेट करनी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको बताएंगे और फिर यहाँ पे एक स्थल आपको आपसे खत्म हो जाएगा। आप लोग ये एक बार यहाँ की बात दिमाग में सोचिए। अब हम बात करते हैं इसके स्थल की। तो आपसे नौ प्रश्न काल स्थल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नौ प्रश्न काल था? पहले तो आप आंसर करेंगे इसका नाम है सिंहभूमि। पहले तो सिंहभूमि जो है वो नौ प्रश्न काल स्थल है। सिंहभूमि जो है मिला था तो आप आंसर करेंगे वो झारखंड से मिला था। झारखंड से दूसरा बेटा आपको याद रखना होगा सोहन नदी। ये सोहन नदी घाटी जो ये भी नौ प्रश्न काल स्थलों में से एक था। याद रखेंगे सोहन नदी घाटी जो है इसके साक्ष्य में कहां पे मिलते हैं? सब मध्य प्रदेश के अंदर मिलते हैं। दोस्तों सोहन नदी घाटी के साक्ष्य आपके मध्य प्रदेश आपको देखने मिलते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों ये बात होने और अब हम बात करेंगे कि सर ये तो हमारी पूरा प्रश्न काल मध्य प्रश्न काल और नौ प्रश्न काल के बारे में प्रश्न काल आपको लगता है। लेकिन साथ ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और वो होता है जोड़वे संस्कृति। आपसे पूछा जाएगा ये भारत में जोड़वे संस्कृति के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो आप आंसर करेंगे सर जोड़वे संस्कृति के अवशेष भारत के अंदर मिले वो कहां से मिले या जोड़वे संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो दोस्तों आप आंसर करेंगे सही सारे साक्ष्य अपने भारत के अंदर महाराष्ट्र जिले के अंदर महाराष्ट्र राज्य में मिलते हैं। यानी जोड़वे संस्कृति कहां पे थी? तो आंसर करेंगे महाराष्ट्र में थी। और इसी ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई इनाम गांव जो है कहां पे है? तो आंसर करेंगे इनाम गांव भी महाराष्ट्र के अंदर है और ये भी एक प्रश्नकालीन स्थल है। ऐसा करिए तो सर इनाम गांव जो है महाराष्ट्र के अंदर है और महाराष्ट्र के अंदर बनने वाला ये एक आपका क्या है? प्रश्नकालीन स्थल है। आपको याद रखना होगा। यहीं पे एक स्थल आपका उसी तो इसका नाम है रंजी खेड़ा। तो आपसे पूछा जाएगा रंजी खेड़ा भी कहां पे है? तो दोस्तों आंसर करेंगे सर ये रंजी खेड़ा नामक स्थल जो है ये है उत्तर प्रदेश में। रंजी खेड़ा कहां पे है? तो सर ये उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है एटा जिला और इसी एटा जिले के अंदर क्या पड़ता है? एक गांव रंजी खेड़ा। ये रंजी खेड़ा गांव बड़ा मशहूर गांव है यहाँ का। क्यों मशहूर है? क्योंकि इस रंजी खेड़ा गांव के अंदर भारत में सबसे पहली बार इस रंजी खेड़ा गांव में भारत में सबसे पहली बार लोहे के साक्ष्य मिले थे। भारत में सर्वप्रथम या सबसे पहले लोहे के साक्ष्य तो भारत में सबसे पहली बार लोहे के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो आंसर करेंगे वो रंजी खेड़ा से। और रंजी खेड़ा कहां पे है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंदर दोस्तों आपको पता है और यहीं से हमें ये साक्ष्य देखने को मिले। तो ये आपके गांव है सीधा प्रश्न आएगा जोड़वे संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले या जोड़वे संस्कृति भारत के किस राज्य में स्थित थी? आंसर करेंगे महाराष्ट्र में। आपसे पूछा जाएगा इनाम गांव कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। आपसे पूछा जाएगा रंजी खेड़ा कहां है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। सर भारत में सबसे पहली बार लोहे के साक्ष्य कहां से मिले? तो आंसर करेंगे वो रंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में मिले थे। ये आपको याद रखना होगा। और तीन गांव चौथा नाम याद रखेंगे दाउदली हेडिंग। एक नाम होता है जिसे आप लोग दाउदली हेडिंग नाम से जानते हो। अगर साथ ही ये दाउदली हेडिंग नाम का जो गांव था ये कहां का गांव था? तो साथ ही ये भी प्रश्नकालीन स्थल था और ये असम के अंदर स्थित था। तो आंसर करेंगे सर दाउदली हेडिंग जो है ये भी असम के अंदर बनने वाला एक प्रश्नकालीन स्थल हुआ था। तो यहाँ पर हमारी सारी बातें जो है तो सिंधु घाटी से पढ़ेंगे वहां पे हम बात करेंगे तांबे की क्योंकि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले अपनाई गई धातु जो थी वो तांबा हुआ करती थी। तो वहां पे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये यहाँ पे आपका पूरा पॉइंट क्लियर होता है। अब यहाँ से हमारा नया जाएगा नया दो प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर पूरा होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में हमने कई तरीके से कवर किया और अभी हम प्रश्न करेंगे टोटल के बारे में क्योंकि अच्छा जाए कोई भी एग्जाम देखिए आपको यहाँ से इस आधे इतिहास काल से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो अब हम प्रश्न करेंगे साथी आधे इतिहास काल। तो अब हम यहाँ पे आधे इतिहास काल के बारे में साथी आधे इतिहास काल की बात करूँ तो आधे इतिहास काल होता है बेटा ये वो काल होता है जिसके अंदर लिपि तो मिली जिस काल के अंदर हमें लिपि मिली लेकिन पढ़ नहीं पाई। लेकिन उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए और जिस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती होगी? इस लिपि की बात करते हैं। इसके उदाहरण की मैं बात करता हूँ। बड़ा लिपि कैसी थी? तो लिपि थी आपकी भाव चित्रात्मक। कौन सी लिपि हुआ करती थी? तो सर वो लिपि हमारी भाव चित्रात्मक थी जिसके अंदर हमने चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करने का काम किया। इसी को हमने नाम दिया भाव चित्रात्मक। दोस्त इसे आप लोग पिक्टोग्राफ इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसे क्या कहता है? तो सर इसे पिक्टोग्राफ कहता है। और कैसा थी ये पिक्टोग्राफ हुआ करती थी? इस पिक्टोग्राफ के अंदर कुल कितने चिन्ह थे? कितने टाइप के सिंबल हुआ करते थे? तो आप आंसर करेंगे सर इसके अंदर टोटल जो है वो 64 टाइप्स के चिन्ह हुआ करते थे वो सिंबल हुआ करते थे। साथ ही यार ना ये भाव चित्रात्मक लिपि जो है वो कहां की लिपि थी? तो कैसा आंसर करेंगे सर लिपि जो है इंडस सिविलाइजेशन ये दोस्त ये सिंधु घाटी सभ्यता की हुआ करती थी। तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लिपि मिली थी वो भाव चित्रात्मक थी। और अब यहाँ से जो हमारा देश होगा वो होगा दोस्त इंडस वैली का।
तो अब यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन या दोस्त इसे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड है दोस्त वो एग्जैक्ट जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना जाता है। याद रखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, हम आंसर करेंगे 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का टाइम पीरियड दोस्त वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी का माना गया। दोस्त अगर हम बात करें इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसका एक टाइम पीरियड और होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताना चाहिए किसी भी चीज की डेट का पता कैसे लगाया जाता है, तो आंसर करेंगे सर इसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं तो कार्बन डेटिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा जो है किसी भी चीज की डेट का पता लगाया जाता है, जिसे आप लोग C14 बोलते हो। बेटा सिंधु घाटी सभ्यता का एक और टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड जो वो आपका माना जाता है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। बेटा जब 2500 ऑप्शन में नाम ले तो 2350 बीसी से 1750 बीसी आप लोग कहेंगे साथ ही ये टाइम पीरियड जो इसने दिया था, तो आंसर करेंगे एक व्यक्ति जिसका नाम था डीपी अग्रवाल। बेटा डीपी अग्रवाल ने जब इसके ऊपर सिंधु घाटी के ऊपर काम किया तो उसने कहा कि इसकी जो एक्चुअल डेट है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी डीपी अग्रवाल ने मानने का काम किया। अब जब हम बात करते हैं इसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो आपसे पूछे भारतीय उपमहाद्वीप की इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात हुई है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता, तो अपने भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है कौन सी है, तो आप आंसर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन तो सभ्यताएं हुआ करती थी, तो आपको पता चलेगा बताइए इसके समकालीन कौन सी सभ्यताएं हुआ करती थी। तो इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी उनके बारे में बात करेंगे। समकालीन का मतलब टेम्परेरी और सभ्यताएं की सिविलाइजेशन। तो समकालीन सभ्यताओं में सबसे पहला नाम दोस्त आता है वो आता है चीन की सभ्यता। तो जिस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो इसी के समकालीन एक और सभ्यता हुआ करती थी जो चीन की। बेटा ये चीन की सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे थी, तो आंसर करेंगे सर ये हवांग हो नदी के किनारे थी। कौन सी नदी के किनारे, बेटा चीन की नदी थी हवांग हो नदी, इसी के किनारे आपको ये सभ्यता देखने को मिलती है। दूसरी सभ्यता की मैं बात करता हूँ उसे आप लोग क्या नाम देते हो, सर इसे नाम देते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र बेटा इसकी सभ्यता थी वो भी सिंधु घाटी के समकालीन हुआ करती थी, ये बात आपको दिमाग में सेट करनी होगी। बेटा पूछा जाएगा बताइए मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी, बेटा आंसर करेंगे सर नील नदी के किनारे हुआ करती थी। बेटा चीन की सभ्यता हवांग हो नदी के किनारे थी, मिस्र की सभ्यता बेटा कौन सी नदी के किनारे थी, वो नील नदी के किनारे थी। और अब हम बात करेंगे एक और सभ्यता की बेटा जो इसी के समकालीन हुआ करती थी और इसे आप लोग जानते हो मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से। तीसरी सभ्यता कौन सी होगी, तो आंसर करेंगे सर तीसरी सभ्यता है इसे हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऐसे इसे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो भी इसके समकालीन हुआ करती थी। आपसे पूछा जाएगा ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित थी, तो आंसर करेंगे सर ये एक तो दजला नदी, एक तो दजला नदी और दूसरा फ्रात नदी के किनारे थी। तो दजला और फ्रात नदी के किनारे जो है वो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी। साथ ही आपसे पूछा जाएगा ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है, तो आंसर करेंगे मेसोपोटामिया। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड की बात करती है, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। तो साथ ही आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। और याद रखना ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग थे ये सिंधु घाटी के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, तो बेटा ये सिंधु घाटी के लोगों को मेलुआ कहते थे। तो सिंधु घाटी के लोगों के लिए किस नाम से कहते थे, तो आप आंसर करेंगे सर ये जो लोग थे ये उन्हें मेलुआ शब्द से कहते थे। तो इनके लिए कौन सा शब्द यूज करते थे, तो आंसर करेंगे मेलुआ। एग्जाम में पूछा जाएगा ये मेलुआ क्या होता है, तो सर तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे वो इनके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते थे वो क्या था, तो वो मेलुआ हुआ करता था। तो आपको यहाँ तक बात याद रखनी होगी, ठीक है कोई बात नहीं। अब बात करें सिंधु घाटी के बारे में, तो आपको पता है ये सिंधु घाटी जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम भी है, जैसे आप लोगों के अन्य नाम होते हैं, आप लोगों के लाल के नाम होते हैं, प्यारे के नाम होते हैं, वैसे भी इस सभ्यता के कुछ नाम है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी के क्या नाम है जिससे इन्हें जाना जाता है। इसका एक नाम होता है हड़प्पा सभ्यता, क्या नाम होता है, एक नाम होता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला सभ्यता क्या था वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया जाता है। अगर बात करें इसके दूसरे नाम की, तो इसका दूसरा नाम होता है नगरीय सभ्यता। तो इस सभ्यता का दूसरा नाम होता है नगरीय सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी जितने भी लोग थे वो सारे शहरों में रहते थे, इसलिए इसे अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसका तीसरा नाम होता है वो होता है कांस्य युगीन सभ्यता, इसे आप लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता आप लोग कहेंगे। सर इस कांस्य युगीन सभ्यता को कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ के जो लोग थे इनके द्वारा मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग किया जाता था, तो आप आंसर करेंगे सर इनकी धातु थी तांबा। ये लोग जो तांबे का प्रयोग करते थे, इसी ये जो लोग ये मुख्य किस धातु का प्रयोग करते थे, तो ये लोग कांस्य धातु का प्रयोग करते थे, ये लोग कांस्य धातु का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और आपसे पूछा जाएगा ये कांसा कैसे बनता है, तो आंसर करेंगे सर जब तांबे में टीन को मिलाया जाता है, याद रखेंगे जब तांबे में टीन को मिलाया जाता है तांबा होता है जैसे यूज नोट करेंगे और टीन होता है एसेंस लिखेंगे। सर तांबे में टीन मिलाया जाता है तो इसे धातु क्या होती है जिसे हम लोग कांसा बोलते हैं। अगर मनुष्य के द्वारा सबसे पहली बार किस धातु का प्रयोग किया, तो मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सर्वप्रथम धातु कौन सी है, तो आंसर करेंगे सर वो यही थी। तो मनुष्य ने सबसे पहली बार किस धातु का प्रयोग किया था, तो आंसर करेंगे सर उन्होंने तांबा धातु का प्रयोग किया, लेकिन सिंधु घाटी के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे, तो आंसर करेंगे सर वो लोग थे वो कांस्य का प्रयोग करते थे। ये बात आपको दिमाग में सेट करनी होगी। तीन नाम तो नहीं पड़े, चौथा नाम होता है इस सभ्यता का वो होता है सुमेरियन सभ्यता की बेटी। तो इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, तो आंसर करेंगे सर इसे सुमेरियन सभ्यता की बेटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका चौथा नाम क्या है, सुमेरियन सभ्यता की बेटी से कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें इसके पांचवें नाम की तो इसे कहा जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि इसके ज्यादातर जो है वो सिंधु नदी से लेकर सरस्वती नदी के बीच में, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से कहा गया। वैसे ही इसका एक और नाम होता है उसे हम लोग बोलते हैं सपत सिंधु सभ्यता, तो इसी सभ्यता को सपत सिंधु सभ्यता के नाम से कहा गया। और साथ ही एक पॉइंट नोट बना के आपको यहाँ पे आपको बताएगा बताइए ऋग्वेद में सिंधु घाटी को किस नाम से कहा गया, नोट बना के लिखेंगे ऋग्वेद काल में या ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता को, ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता को हुलोपिया कहा जाता था, हुलोपिया सभ्यता कहा जाता था, ठीक है। तो मेरे को याद रखना होगा कि सर सिंधु घाटी के अंदर इस सभ्यता को किस नाम से कहा गया, तो मेरे को आंसर करेंगे हुलोपिया सभ्यता के नाम से कहा गया था सिंधु घाटी के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में सेट करनी होगी सिंधु घाटी के बारे में, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। ये यहाँ तक आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता आपको करनी है, और आप जब आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर धीरे धीरे सिंधु घाटी के हर एक स्तर को हम कवर करने का काम करेंगे और वहाँ पर एक बार इसके बारे में कवर करेंगे। बेसिक बात हमने कवर कर लिया इंडस वैली के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जहाँ पे साथ ही आपको पहला क्वेश्चन ये पूछेगा सिंधु घाटी किस इतिहास से संबंधित है, तो आंसर करेंगे आदि इतिहास से या प्रोटो तरीके से संबंधित है। और इसी के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो टाइम पीरियड लगाया ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इसके समकालीन सभ्यताओं में चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता आपको याद रखनी होगी। साथ ही याद रखेंगे इस सभ्यता की बात करूं तो यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो भी इसी के समकालीन मानी गई, जहाँ दजला और फ्रात नदियां हुआ करती थी। इन्हीं दोनों नदियों के किनारे की सभ्यता थी। इन लोगों के द्वारा सिंधु घाटी के लोगों के लिए स्पेशली शब्द लिया था जिन्हें आप लोग मेलुहा के नाम से जानते हो। इसे हड़प्पा सभ्यता, इसे नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। और साथ ही इसी सभ्यता की बात करूं तो यहाँ के लोग कांसा धातु का प्रयोग करते थे, कांसा धातु के कारण ही साथ ही इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। तो कांसा जो तांबे और टीन को मिलाने से बनता था और मनुष्य ने धरती पर सबसे पहली बार तांबे धातु का प्रयोग किया था। अगला नाम इसका सुमेरियन सभ्यता की बेटी थी और पांचवां नाम सिंधु सभ्यता, उसका नाम सपत सिंधु सभ्यता हुआ करता था। और ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता को हुलोपिया सभ्यता कहा जाता था। ये बात आपको दिमाग में सेट करनी होगी, यहाँ से पूछेगा। अब बाकी बातें अगली क्लास में हम करने का काम करेंगे। आज की क्लास में डाउट है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है इसी प्रकार तो आप लोग पूछने का काम करेंगे और फिर बाकी बचा हुआ अध्याय जो हमारा वो कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक इस बात आपके दिमाग में सेट होगी, साइड में कर दीजिएगा और फिर आज की क्लास में ध्यान देंगे। चलिए आज की क्लास इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरे सारी जय हिंद जय भारत।